तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जहाँ पे येफान और उसके सभी दोस्त एल्डर बू के साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। वो आसमान में एक साथ जा रहे होते हैं कि वहाँ पे एक एल्डर जिसका नाम युहंग होता है, वो आते हुए उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से येफान और उसके सभी दोस्त एक माउंटेन पे जाके गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे दो और एल्डर आ जाते हैं जो येफान और उसके सभी दोस्तों को अपना डिसाइपल बनाने के लिए आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी एल्डर बू बीच में आते हुए उन सभी को फाइट करने से रोक लेते हैं, जिसके बाद वो उनको बताते हैं हम सब एंसेस्टर के पुराने रूल के अनुसार चलेंगे और मैं उन सभी के बॉडी को चेक करूंगा। जिसके बाद हम सब उनको अपना डिसाइपल बनाने के लिए सिलेक्ट करेंगे। जिसके बाद वो जैसे ही येफान के बॉडी को चेक करते हैं, उन्हें पता चलता है कि येफान के पास एंशिएंट सीक्रेट बॉडी है और इसकी वजह से येफान को वहाँ पे कोई भी अपना डिसाइपल नहीं बनाता। फिर आगे एल्डर बू पांगबो को अपना डिसाइपल बनने के लिए पूछते हैं, जहाँ पांगबो उनको बताता है अगर मैं जाऊंगा तो सिर्फ येफान के साथ जाऊंगा, और इसकी वजह से वो येफान को भी अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। फिर एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें येफान और पांगबो को एल्डर बू के साथ दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर बू उन दोनों को अपने साथ एक और जगह पे ले जाते हैं जिधर एक छोटा सा घर बना था। फिर वो उन दोनों को बताते हैं आज से तुम दोनों यहाँ पे रहोगे और तुम दोनों काफी ज्यादा थक गए होगे, तो तुम जाके पहले रेस्ट कर लो और तुम दोनों की ट्रेनिंग कल से शुरू हो जाएगी। फिर येफान और पांगबो उनको ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हुए उस घर को देखते हैं जहाँ पे वो घर पूरा लकड़ी का बना था। तभी पांगबो को एक रस्सी दिखती है और वो जैसे ही उसे खींचता है, उनके घर की छत एक विंडो की तरह खुलने लगती है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों उस घर को अच्छे से देखने लगते हैं, जहाँ येफान को एक टेबल के ऊपर कुछ खाने के लिए मिलता है और पांगबो को वहाँ बिस्तर के ऊपर उनके सेक्ट का ड्रेस मिलता है, जिसको वो ये खुश होते हुए येफान को दिखाता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा हम सब सच में कल्टीवेशन करने वाले हैं। जिसपे येफान उसे कहता है हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि हम इस दुनिया और इस जगह के रूल के बारे में समझ पाए, और एक दिन हमें जरूर पता चलेगा हम लोग यहाँ पे कैसे है और यहाँ से वापस कैसे जा पाएंगे। जिसपे पांगबो उसे डायलॉग मारते हुए कहता है तुमने सही कहा, अगर हमें शेर को पकड़ना है तो शेर को गुफा में तो जाना ही पड़ेगा, और ये शेर काफी ज्यादा अच्छा है। जहाँ पे वो शेर उस घर को कह रहा था। फिर अगले सीन में हमें येफान और पांगबो को एल्डर बू के सामने दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर बू उनको बताते हैं अगले 3 सालों तक मैं तुमको पढ़ाऊंगा और अगले साल के दौरान ही मैं तुम दोनों को इमोर्टल पाथ और एक ट्रू प्रैक्टिशनर बनने में मदद करूंगा, जिसके लिए तुम दोनों को काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और अपने सी ऑफ बिटरनेस को ओपन करना होगा। जिसके बाद तुम्हें कल्टीवेशन करते हुए स्प्रिंग ऑफ लाइफ, डिवाइन रिज और विल सी रीलन तक पहुंचना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, स्प्रिंग ऑफ लाइफ कल्टीवेशन का 2nd लेवल है और डिवाइन रिज कल्टीवेशन का 3rd लेवल और विल ऑफ सी कल्टीवेशन का 4th लेवल है। फिर आगे वो उन दोनों को एक एक लिक्विड बोतल देते हैं और बताते हैं ये 100 रस लिक्विड है जो तुम दोनों को कल्टीवेशन में मदद करेगी और तुम्हारे सी ऑफ बिटरनेस को ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और हर एक स्टूडेंट को महीने में 1 बोतल स्पिरिट लिक्विड सेट की तरफ से दिया जाता है। जहाँ उस बोतल को देखते हुए वो एल्डर बू से पूछता है क्या ये मुझे भी मिलेगा। इस पे एल्डर बू से बताते हैं जैसा कि मैंने तुमसे आने से पहले वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने डिसेबल के तरह ट्रीट करूंगा, तो हाँ ये तुम्हें भी मिलेगा। फिर वो येफान को कहते हैं तुमको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्या पता फ्यूचर में तुम्हारे कल्टीवेशन करने में कोई चांस हो। तभी पांगबो उस लिक्विड को पीने वाला होता है कि एल्डर बू उसे रोक देते हैं और उसे बताते हैं ये स्पिरिट लिक्विड 100 तरह के स्पिरिट ड्रस के एसेंस से बनी है, पर तुम दोनों की फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा वीक है, तो तुम दोनों को अपने फिजिकल बॉडी को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिसके बाद ही तुम उसका इस्तेमाल करना। फिर आगे वो दोनों अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग में बहुत बड़े बड़े पत्थर और लकड़ी को मारते हुए अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे वो दोनों बहुत हार्ड ट्रेनिंग की वजह से कुछ दिनों के अंदर ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अपने शरीर पे एक ही पंच से पूरे पेड़ को तोड़ पाते हैं। फिर वो अपने फाइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर जैसे ही उन दोनों का वार आपस में टकराता है उन दोनों को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर वो दोनों अपना खाना खाते हुए रोज अपने ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग करते करते 3 महीने गुजर जाते हैं। जहाँ उनकी ट्रेनिंग की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो गए थे और जिधर उनको एक एक लकड़ी उठाने में दिक्कत होती थी, वो उसकी जगह 3-4 लकड़ी उठाते हुए अपने ट्रेनिंग करने लगते हैं। और वो जब इस बार फाइट करते हैं उन दोनों को दर्द नहीं होता और वो दोनों काफी ज्यादा ताकतवर बन गए थे। दूसरी तरफ एल्डर बू उनके ऐसे प्रोग्रेस को देख के काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। फिर अगले सीन में हमें येफान और पांगबो को एक और जगह पे दिखाया जाता है, जहाँ पे रोज की तरह उनको खाने के लिए स्वीट पोटैटो मिले थे, जिससे वो खाते हुए काफी ज्यादा पक गए थे। इसलिए पांगबो चिढ़ते हुए कहता है
क्या स्पिरिट ट्विन सेक्ट के पास कुछ और खाने के लिए नहीं है? फिर वो वहाँ से चिल्लाते हुए कहता है मुझे मीट खाना है, जिसपे येपान कहता है तुमने सही कहा, अगर हम रोज इन वेजिटेबल को खाते रहेंगे तो हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। और अगर एक चिकन होता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। जिस पर पांगबो उसे कहता है यहाँ पर चिकन नहीं मिलते तो क्या हुआ, हम यहाँ पे बर्ड को पका के खा सकते हैं। फिर वो दोनों चुपते हुए अपने पास वाले लेक में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे क्रेन होते हैं। जिसके बाद वो दोनों छुपते हुए एक क्रेन को अपनी पोटली में पकड़ लेते हैं और उसे पका के खाने के लिए खुश होने लगते हैं कि तभी उनके पीछे एक बड़ा सा क्रेन आ जाता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी उनकी पोटली में से उस छोटी क्रेन की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो बड़ा वाला क्रेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी येफान और पांगबो उसे गुड बाय कहते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पे उनके 3 महीने की ट्रेनिंग की वजह से उन दोनों की मूवमेंट काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से वो माउंटेन की तरफ आराम से छलांग लगाते हुए उसे पार करने लगते हैं। और वो दोनों आसानी के साथ उस बड़े से क्रेन के सभी अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो दोनों एक बड़े से पेड़ की टहनी को खींचते हुए उस बड़े से क्रेन के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वो क्रेन टकराते हुए पीछे हो जाती है। फिर वो गुस्से के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है, पर पांगबो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पे वो क्रेन आते हुए कई सारे अटैक करने लगती है। जिधर पांगबो उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए उस पेड़ के टॉप से नीचे गिर जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए वो क्रेन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर तभी येपान बीच में आते हुए उसे अपने एक पंच से पीछे कर देता है। लेकिन उससे वो क्रेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने विंग का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जहाँ उसके ऐसे अटैक की वजह से वो दोनों उस जगह से उड़ते हुए पीछे हो जाते हैं। और तभी वो क्रेन वापस से उड़ते हुए येपान के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि पांगबो पीछे से उसके पैर को पकड़ लेता है और वहाँ उसे घुमा घुमा के आसमान की तरफ फेंक देता है। फिर वो अपने पोटली को उठाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो क्रेन अपने आप को संभालते हुए उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि वो दोनों वहाँ से भाग चुके हैं, जिसकी वजह से उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ हमें येफान और पांगबो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो भागते हुए एक बाम्बू फॉरेस्ट में आ गए थे। पर तभी पांगबो को वो पोटली काफी ज्यादा भारी लगने लगती है, जिसे वो येफान को बताता है, जहाँ येफान उसे कहता है शायद कुछ गड़बड़ है। फिर वो दोनों उस पोटली को खोलते हैं, इसमें से एल्डर बू बाहर निकलते हैं, जहाँ उन्हें अपने सामने ऐसे देख के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो उनको ग्रीट करते हैं, जिसके बाद एल्डर बू उनको बताते हैं कि स्पिरिचुअल सेक्ट के अंदर हर एक जीव के पास अपनी खुद की सोचने की शक्ति है, और अगर किसी लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर को इसके बारे में पता चला तो वो तुम दोनों को काफ़ी ज़्यादा पनिश कर सकता है। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है मैंने अभी अभी तुम्हारी फाइट इमोर्टल क्रेन के साथ देखी और इन 3 महीनों के अंदर तुम दोनों ने काफी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है। फिर वो पांगबो को कहता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर हमेशा गुस्से से काम करते हो और तुम्हें इसे सुधारना होगा, नहीं तो तुम आगे जाके किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। फिर एल्डर बू येफान की तारीफ करते हुए कहते हैं तुम काफी ज्यादा स्मार्ट, मेहनती और चालाक हो, पर येफान फ्यूचर में कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। इसकी वजह से वो येफान के लिए काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। जिसके बाद आगे वो उन दोनों को बताता है कल सेट के अंदर इंटरनल एग्जाम होगा, तो तुम दोनों को वहाँ पर जाके देखना चाहिए, जिससे तुम इस जगह के बारे में अच्छे से जान पाओगे। जहाँ वो दोनों इसके बारे में बताने के लिए एल्डर बू को ग्रीट करते हैं। फिर अगले सीन में हमें येफान और पांगबो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एल्डर बू के साथ इंटरनल एग्जाम होने वाले जगह पे जा रहे थे, जहाँ पर एल्डर बू उनको बताते हैं इस एग्जाम के दौरान हर एक डिसाइपल एक दूसरे की मदद करते हुए सीखने की कोशिश करेंगे और जीतने वाले को स्पिरिट ग्रास लिक्विड मिलेगा। जिसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनके ऐसे कमाल के शॉर्ट फाइट को देख के पांगबो उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है। फिर आगे एल्डर बू उसे बताते हैं वो सभी सी ऑफ बिटरनेस के कल्टीवेटर है और तुम सी ऑफ बिटरनेस पर पहुँचने के बाद डिवाइन रून का इस्तेमाल कर पाओगे, जहाँ पे तुम डिवाइन रून का इस्तेमाल करते हुए उससे कई तरह के वेपन को बना सकते हो। लेकिन तभी पांगबो आगे बढ़ते हुए उनसे पूछता है एल्डर बू आप हमें उड़ना कब सिखाओगे, जहाँ एल्डर बू उसे हंसते हुए कहते हैं जब तुम कल्टीवेशन करते हुए स्प्रिंग ऑफ लाइफ में पहुंच जाओगे तब तुम जाके आसमान में आराम से उड़ पाओगे, और तो और तुम्हारा डिवाइन रून भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिसे सुनते ही येफान अपने मन में सोचता है सी ऑफ बिटरनेस, स्प्रिंग ऑफ लाइफ, डिवाइन ब्रिज और विल सी रिलम के कल्टीवेटर आखिर कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। जिधर तभी उनको आसमान में कई सारे एल्डर दिखते हैं जो वहाँ से काफी तेजी के साथ उड़ते हुए जा रहे होते हैं, जिन्हें देख के एल्डर बू उन दोनों से कहते हैं मुझे थोड़ा सा काम है, तो तब तक तुम इस जगह पे अच्छे से रहना। और वो ये कहते हुए उन एल्डर के पीछे वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन में हमें उन्हीं एल्डर को दिखाया जाता है
जहाँ पर उनमें से एक एल्डर उसी सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है। जहाँ पे एल्डर वो आते हुए सेक्ट मास्टर और बाकी सीनियर एल्डर को ग्रीट करते हैं और उन्हें पूछता है क्या उन्हें एंशिएंट फॉरबिडन लैंड जाकर वहाँ पर हुई चेंज के बारे में कुछ पता चला। जहाँ पर सेक्ट मास्टर उसे बताते हैं एंशिएंट फॉरबिडन लैंड में हुई चेंज को देख के ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे कोई स्पिरिट ट्रेजर पैदा हुआ है। इसके बाद वो बाकी के बात करने के लिए एल्डर बू और बाकी एल्डर को अपने मेल हॉल में चलने के लिए कहते हैं। जहाँ दूसरी तरफ हमें येफान और पांगबो को दिखाया जाता है जो वहाँ पे हो रही फाइट को अच्छे से देख रहे होते हैं। जहाँ पर हमें दो डिसाइपल के बीच में फाइट को दिखाया जाता है। तभी वो पहला वाला डिसाइपल वहाँ पे नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड उसे लगने वाला होता है कि वो अपनी हार मान लेता है। इसके बाद हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो वहाँ से अपने स्वॉर्ड को वापस रखते हुए बैटल एरिना से निकलते हुए एक जगह पे जाके बैठ जाता है जहाँ पे उसका नाम हान फेयू होता है। तभी उसके सामने उसके दो चमचे आ जाते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं सीनियर वो आपका आखिरी वाला अटैक काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। जिसके बाद उसकी नज़र येभान और पांगबो के ऊपर पड़ती है जहाँ अपने सामने न्यू स्टूडेंट को देख के वो उनको परेशान करने के लिए उनके ऊपर अटैक करता है। जहाँ उसकी स्वॉर्ड उन दोनों के बीच में से होते हुए उसके पास वापस चली जाती है। फिर वो उन दोनों के ऊपर हंसते हुए कहता है माफ करना गलती से मेरा स्वॉर्ड मेरे हाथ से फिसल गया। इसे सुनकर पांगबो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहता है मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा फिसलते हैं। फिर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर तभी एक और लड़का बीच में आते हुए उसे अपने घुटनों से लात मारते हुए उसे साइड कर देता है। फिर वो पांगबो को कहता है बच्चे आखिर तुम्हारी सीनियर हान के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें इसके अंजाम के बारे में सोचना चाहिए। इसे सुनकर पांगबो उसे गुस्से से कहता है क्या तुम्हें पता है मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। फिर वो वहाँ से एक स्टोन को उठाते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे कर देता है और फिर उसी स्टोन से हान फेयू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है मगर हान फेयू अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पे वो स्वॉर्ड उठते हुए सीधा पांगबो की तरफ जाने लगती है लेकिन येफान बीच में आते हुए पांगबो को पीछे कर देता है और उसको स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है पर वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा ताकतवर होती है जिसकी वजह से उन दोनों को उसे संभालने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।